हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। हेलो सबको, मेरा नाम प्रिया है। उम्र है अभी 22 साल की और हाय रे यह सादगी। अरे क्या बताऊं, जब आईने में देखती हूँ तो खुद ही मुस्कुरा जाती हूँ। चेहरे पर वह चमक जो गांव की ताज़ी हवा से आती लगती है। आंखों में वह सच्चाई जैसे हमारे गांव की साफ झील का पानी। बाल लंबे सिल्की जो हल्की हवा में लहराते हैं और चलने का वह तरीका जो साड़ी में भी सबको सम्मान की याद दिलाता है। गांव से हूँ मैं, एक छोटा सा गांव जहाँ पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं। सुबह मंदिर की आरती होती है, शाम को गायें घर लौटती हैं और लोग ईमानदारी से मेहनत करके जीते हैं। लेकिन दिल में सपना था कुछ अलग करने का। अम्मा कहती थी, बेटी घर बसाकर खुश रह। बाबूजी कहते थे, पढ़ाई करके कुछ बन। मैंने दोनों बातें मानी, लेकिन मन कहता था शहर जाकर अपनी मेहनत से कुछ हासिल करूं। एक दिन छोटा सा झोला उठाया, ट्रेन पकड़ी और शहर पहुंच गई। पहले तो परेशानियां ही परेशानियां। सड़कों पर घूमना, सस्ते हॉस्टल में रहना, रोज़ जॉब ढूंढना। एक जगह छोटी सी दुकान में सेल्स गर्ल का काम मिला, लेकिन दिन भर खड़े रहना, ग्राहकों की शिकायतें सुनना मन नहीं लगा। फिर एक दिन अखबार में ऐड देखा, छोटे बिजनेस में अकाउंट्स और घरेलू मदद चाहिए। 10 साल के लड़के के साथ अच्छा सैलरी, साफ सुथरा परिवार। मैंने सोचा अकाउंट्स तो मैंने गांव में स्कूल में सीखे हैं, गांव में चाचा की दुकान के हिसाब रखे हैं। इंटरव्यू दिया, वहाँ मिले राजेश जी, मध्यम कद के, चेहरा साधारण लेकिन आंखों में वह थकान जो जिंदगी की जद्दोजहद से आती है। उम्र लगभग 28 साल। उन्होंने बताया, मेरी पत्नी 3 साल पहले एक्सीडेंट में चली गई। बेटा आरव अब स्कूल से लौटकर अकेला रहता है। मुझे छोटी सी फैक्ट्री चलानी पड़ती है, दुकान संभालनी पड़ती है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो आरव को दोस्त की तरह साथ दे सके, घर के छोटे मोटे काम संभाले। उनके साथ बैठी थी उनकी सास यानी स्वर्गीय पत्नी की माँ नानी जी। उन्होंने मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, बेटी तुम छोटे शहर से हो ना, बड़े शहर की लड़कियां तो बहुत तेज़ होती हैं। तुम ईमानदारी रखना, ज़्यादा चालाकी मत दिखाना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी नानी जी, मैं तो बस मेहनत करना जानती हूँ। जॉब लग गई। अगले दिन ही सामान लेकर पहुँच गई उस मध्यम आकार के घर में। घर देखकर तो खुशी हुई। एक मंजिला, सामने छोटा सा आंगन, पीछे सब्जियों का बगीचा जहाँ हरी सब्जियाँ उगी थीं। अंदर साधारण फर्नीचर लेकिन माहौल थोड़ा शांत, खाली। आरव पहली बार मिला, प्यारा सा 10 साल का, चंचल आंखें, लेकिन चेहरे पर वह खालीपन जो माँ के जाने के बाद बच्चों में आ जाता है। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा। आरव, बेटा मैं प्रिया दीदी हूँ, तुम्हें खेल सिखाऊंगी, पढ़ाई में मदद करूंगी, कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। वह थोड़ा झिझका, लेकिन शाम तक मेरे साथ गांव के खेल की बातें कर रहा था। पहला दिन था। मैंने आरव को स्कूल छोड़ा, घर लौटकर हर कमरे को साफ किया, खाना बनाया, सब्जी, रोटी, दही, वह सब जो गांव में बनता था। शाम को राजेश जी लौटे। आरव ने दौड़कर उनसे कहा, पापा, प्रिया दीदी ने मुझे पहाड़ों की कहानी सुनाई। राजेश जी मुस्कुराए, मुझे देखा और बोले, धन्यवाद प्रिया। बहुत दिनों बाद आरव इतना उत्साहित लग रहा है। दिन गुजरने लगे। सुबह 5 बजे उठना, आरव को तैयार करना, नाश्ता बनाना, ब्रेड, दूध, फल, स्कूल छोड़ना, घर लौटकर आंगन की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। दोपहर को आरव लौटता तो उसका होमवर्क करवाना, उसे खाना खिलाना, फिर खेलना, कभी क्रिकेट, कभी कहानियाँ। शाम को राजेश जी आते तो तीनों साथ बैठकर चाय पीते, फल खाते। आरव धीरे धीरे मुझसे इतना जुड़ गया कि कहने लगा, दीदी तुम मेरी बड़ी बहन हो ना। मम्मी की फ़ोटो तो दीवार पर है, लेकिन तुम यहाँ हो, मुझे हंसाती हो। मेरे आंसू आ जाते। राजेश जी देखते और कहते, प्रिया तुमने इस घर में खुशी ला दी है। पहले आरव स्कूल से आकर चुपचाप किताबों में घुसा रहता था, अब बातें करता है, हंसता है। मैं कहती, जी बच्चे तो सिर्फ ध्यान के भूखे होते हैं। गांव में हम सब बच्चों को परिवार की तरह रखते थे, कोई फ़र्क नहीं। वो सिर हिलाते, तुम ठीक कहती हो। धीरे धीरे शाम की बातें बढ़ने लगीं। आरव सो जाने के बाद राजेश जी छत पर चाय लेकर आते और कहते, प्रिया बैठो ना, तुम्हारा गांव कैसा है बताओ।
मैं बताती जी, वहाँ सुबह धुंध छाई रहती है। पहाड़ों पर चाय की पत्तियाँ हरी हरी, नदी किनारे किसान काम करते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलकर मदद करते हैं। वह सुनते और कहते, मेरी पत्नी भी छोटे शहर से थी, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने सब बदल दिया। हमारी शादी अरेंज्ड थी, बहुत सम्मान था, लेकिन हादसे ने सब ले लिया। आरव को तो अब माँ की याद भी धुंधली है, लेकिन मुझे उनकी याद आती है। आंखें नम हो जाती। मैं कहती, जी दुख हर किसी को आता है, लेकिन जीवन चलता रहता है। आरव, अब आपकी जिम्मेदारी है, उसे मजबूत बनाइए। वो मेरी तरफ देखते कुछ देर, मन में एक अजीब सी प्रेरणा होती, लेकिन मैं खुद को समझाती, प्रिया तू मदद करने आई है, सीमाएं मत भूल। एक दिन नानी जी अचानक आईं, साथ में उनका बड़ा बेटा संजय, आरव का मामा। नानी जी ने पूरे घर का मुआयना किया, मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, राजेश ये लड़की कितने दिन से है? 3 महीने हो गए। हम और सैलरी कितनी? मैंने बताया। संजय जी हंसे, वाह, छोटे शहर वाली बड़े घर में रानी बन गई। भाई सावधान रहना। नानी जी ने एकांत में राजेश जी से कहा, बेटा इस पर नज़र रखना, आजकल की लड़कियां विश्वास का फ़ायदा उठाती हैं। मेरी बेटी के दस्तावेज अभी भी दराज में पड़े हैं, कभी कभी जांचना। राजेश जी ने हल्के से टाल दिया, लेकिन बात मेरे कानों तक पहुंच गई। रात को सोते सोते आंसू आ गए। क्या मेरी मेहनत का यही सिला है? उसके बाद नानी जी हर 15 दिन में आने लगी, हर बार कोई ना कोई टिप्पणी। एक दिन आरव का स्कूल बैग से एक छोटी सी किताब गायब हो गई। आरव उदास हो गया। नानी जी ने तुरंत मुझे घेर लिया, प्रिया तूने किताब कहाँ रखी? मैं स्तब्ध। नानी जी मैंने तो देखी भी नहीं। वो गुस्से में बोली, झूठ मत बोल, छोटे शहर की लड़कियां ऐसे ही घर में घुसकर सामान हड़पती हैं। राजेश जी आए, पूरी बात सुनी। उन्होंने शांत होकर कहा, माँ प्रिया ने कभी कुछ नहीं छुआ। किताब शायद कहीं गिर गई होगी, लेकिन नानी जी नहीं मानी। संजय जी ने कहा, भाई इसे हटा दो, वरना एक एक चीज़ गुम होती रहेगी। मैं अपने कमरे में जाकर रोती रही। मन में लगा शायद मुझे जाना चाहिए, लेकिन राजेश जी ने मुझे बुलाया, प्रिया मुझे तुम पर यकीन है। नानी जी पुरानी विचारधारा की हैं, तुम मत जाओ, आरव तुम्हारे बिना उदास हो जाएगा। उनकी बात ने मुझे रोका। अगले दिन किताब आरव के डेस्क के नीचे मिल गई। नानी जी शांत हो गईं, लेकिन शक की दीवार मजबूत हो गई। दूसरा वाकया हुआ जब एक दिन राजेश जी का महत्वपूर्ण फाइल गायब हो गया। सिर्फ कुछ घंटों के लिए नानी जी ने फिर मुझे जिम्मेदार ठहराया। देखा राजेश, ये लड़की विश्वास तोड़ने आई है। मैं रो पड़ी। राजेश जी ने खुद फाइल ढूंढा, ऑफिस बैग में रह गया था। फिर भी नानी जी बोली, अब तो साफ है, ये चालाक है। तीसरा वाकया होली से पहले हुआ। मैंने आरव के साथ घर सजाया, आंगन में रंग बिखेरे, गुब्बारे लगाए, मिठाइयाँ बनाई। आरव खुश होकर खेल रहा था। राजेश जी देखकर बोले, प्रिया तुमने घर को उत्सव बना दिया। सालों बाद ऐसा त्योहार लगा। उस रात हम तीनों छत पर रंगों से खेलते रहे। आरव थक कर सो गया। राजेश जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिया तुम्हारे आने से लगा है जैसे घर फिर से जीवंत हो गया है। मैं तुम्हें सिर्फ मददगार नहीं मानता, मैं तुम्हारी मेहनत का सम्मान करता हूँ। मैं शर्मा गई। दिल में गर्व हुआ, जी ये गलत नहीं है। नानी जी कभी नहीं समझेंगी, मैं छोटे शहर वाली हूँ, आप स्थापित हैं। वो बोले, सम्मान में ये सब नहीं देखा जाता। लेकिन नानी जी को किसी ने सूचना दे दी। उन्होंने फ़ोन पर चिल्लाया, राजेश उस लड़की को तुरंत बाहर करो, वह तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, बिजनेस पर नज़र है उसकी। संजय जी आए, भाई अगर तुम्हें कोई मददगार मिल गया तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। ये छोटे शहर वाली सब हथिया लेगी। फिर वह बुरा दिन आया। आरव स्कूल से लौट रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गई थी। आरव का फ़ोन आया, दीदी एक अंकल मुझे बाइक पर बैठाने कह रहे हैं। मैं डर गई हूँ। मैं भागी स्कूल गेट तक पहुँची। एक काली बाइक आरव का हाथ पकड़े खड़ी थी। मैं चिल्लाई, छोड़ो उसे। पड़ोसियों को बुलाया। ड्राइवर डर गया, बाइक छोड़कर भागा। पुलिस आई। जांच में पता चला ड्राइवर संजय जी के पुराने साथी का आदमी था। योजना थी आरव को डराकर राजेश जी से बिजनेस के कागजात पर साइन करवाना। नानी जी भी जानती थीं, लेकिन लालच में चुप रहीं। पुलिस ने संजय जी को पकड़ा। नानी जी राजेश जी के पैर पकड़कर रोईं, बेटा हम गलत थे, प्रिया ने आरव को बचाया। हमने उसे धोखेबाज, लालची, विश्वासघाती कहा, लेकिन वह तो देवदूत निकली। माफ़ कर दो हमें। संजय जी ने भी थाने में स्वीकार किया। लालच ने हमें अंधा कर दिया था,
पैसों के लिए अपना परिवार बर्बाद करने चले थे। उस दिन के बाद घर में खुशी आई। नानी जी अब मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं, मेरे हाथ से चाय पीती हैं, आरव को मेरे साथ पढ़ने देती हैं। राजेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया अब तुम इस घर की सदस्य हो, आरव की बड़ी बहन बनो, मेरी ज़िंदगी की मददगार बनो। मैंने सिर झुकाकर सहमति दी। कुछ महीनों बाद हमने मिलकर बिजनेस बढ़ाया, सादगी से, गांव के तरीके से। आरव ने हमें गले लगाया और बोला, अब मेरी 2 बहनें हैं, एक यादों में, एक यहाँ। आज घर खुशियों से भरा है। नानी जी कहती हैं, प्रिया बेटी तूने हमें सिखाया कि इंसान को उसकी ईमानदारी और मेहनत से जानना चाहिए, धन या शहर गांव से नहीं। संजय जी सज़ा काटकर बाहर आए हैं, माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन हमने उन्हें क्षमा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच, शक और पूर्वाग्रह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। गलती करने वाले नानी जी और संजय जी अंत में अपनी भूल पर पछताए, माफ़ी मांगी क्योंकि सच सामने आ गया। हमेशा दूसरों को उनके कर्मों से देखो, पृष्ठभूमि से नहीं। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। अब कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मेहनत कर रही हूँ और सब्सक्राइब करने वालों को हमेशा खुशहाल ज़िंदगी की दुआ।